हेलो बच्चों, आई वेलकम यू टू माय वीडियो लेक्चर्स। आज फर्स्ट डे है और टफ टॉपिक ना लेने की बजाय मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक से ले करके चलूँगा जो बिल्कुल सिंपल होगा और जो जिसका कंसर्न ऐसा नहीं होगा कि जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, अलग ही है ये चैप्टर, इसलिए ले रहा हूँ मैं। नहीं तो शुरू तो वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से होता है, फिर वैलेंसी है, फिर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के बाद फिर पीरियोडिक टेबल है, 3-4 चैप्टर्स हैं, वो नहीं ले रहा मैं। पहले मैं स्टेट ऑफ मैटर ले रहा हूँ, सिंपल है, वो इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला है ये। तो आपको मालूम है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो, मेरे ख्याल है 5th-6th क्लास से ये पढ़ते चले आ रहे हो कि मैटर क्या होता है और मैटर की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, व्हाट आर दी वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, आप सब जानते हो और पढ़ भी चुके हो। तो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में ये मैटर एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 states. Only let us write down matter, कोई भी हो मैटर कि 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है तुम्हारा? जो भौतिक मतलब जो दिखाई दे। तो हमें मालूम है ना, कोई भी चीज़ हो, 3 अवस्थाओं में दिखाई देती है, 3 स्टेट्स में दिखाई देती है और सब जानते हो आप कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें कोई ऐसी चीज़ बताने की नहीं है, नई नहीं है, ये आप लोग सब जानते हैं। अब सवाल इस चीज़ का है कि ये 3 स्टेट्स जो मैटर की हैं क्यों हैं? इन स्टेट्स में कैसे बदल जाता है? तुम जानते हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, you can change any matter into liquid state और गैस स्टेट। एग्जाम्पल आपको मालूम ही है क्या? देखो, जैसे आइस है, आइस तो सॉलिड है। आइस क्या है? सॉलिड। वाटर को आइस कहते हैं। जब हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो आइस बन जाती है। आइस है सॉलिड स्टेट और ये चेंज होती है लिक्विड स्टेट में, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर। ये लिक्विड स्टेट है। और वाटर से क्या बनती है? स्टीम या वेपर्स। वेपर्स बन जाते हैं, ये स्टीम। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क तुम्हें पता है वेपर्स का और स्टीम का? देखो, वेपर्स तो रूम टेम्परेचर पे कहीं भी रख दो, उड़ता रहता है पानी। और अगर तुम्हें कभी देखना हो कि उड़ता है या नहीं उड़ता है, कैसे पता? दिखता थोड़ी है उड़ते हुए। मॉलिक्यूल्स तो छोटे छोटे होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देते अलग अलग। लेकिन अगर हम इसको किसी बर्तन के ऊपर कोई हम लिड रख दें, यानी ढक्कन रख दें, इफ यू पुट ए लिड ऑन ए क्लोज्ड वेसल, तो आप देखते हो कि लिड के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो वो कहाँ से आ गई? वो जो पानी के वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, उनकी वेपर्स जो हैं उड़ के और उसमें चिपक जाते हैं और वहाँ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर के लिक्विड बना देते हैं। तो वो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि वेपर्स होते हुए भी दिखाई, कई बार दिखाई नहीं देते, लेकिन स्टीम तो दिखाई देती है आपको। तो आइस को हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी वाटर में, वाटर को करते हैं वेपर में। तो क्या सिर्फ वाटर के लिए ऐसा है?
ये आइस के लिए ऐसा ऐसा नहीं है। कोई भी मैटर हो, जो भी आपको यहाँ दिखाई देता है, वो हीट करने से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। अब आप कहोगे लकड़ी तो नहीं मेल्ट होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, लकड़ी नहीं मेल्ट होती, क्योंकि लकड़ी मेल्ट अगर होगी, लकड़ी को अगर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी। अगर वो कोई चीज़, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैटर की में तो वैसे आता तो ये भी है, मैटर तो ये काट भी मैटर है, लेकिन अगर वो डिकम्पोज ना हो तो लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन जो चीज़ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक में कार्बन से जो बने हुए होते हैं, तो उसमें कुछ तो लिक्विफाई हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं सारे नहीं। लेकिन जो चीज़ डिकम्पोज हो जाती है वो तो उसकी मजबूरी है। अगर जो कोई डिकम्पोज ना हो, डिकम्पोज का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएं, टूट जाएं, या किसी चीज़ से रिएक्ट कर जाएं, केमिकल रिएक्शन कर जाएं। तो किसी का केमिकल रिएक्शन हो जाए तो बड़ी अलग बात है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन में तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। हमें स्ट्रक्चर चेंज वाली बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना, क्योंकि ये कई बार दिमाग में बच्चों के आती है बात कि सर ने तो कहा तो सब चीज़ मेल्ट हो जाती है। कोई भी काठ फिर क्यों नहीं होता है? नहीं होता ना। गंधक, गंधक देखा है कभी? सल्फर जिसको कहते हैं, पीला पीला होता है, वो भी मेल्ट हो जाता है और वो वेपर में भी बदल जाता है। सॉलिड सल्फर को तो हम अगर सल्फर का तो एग्जांपल ले सकते हैं। सल्फर सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो लिक्विड सल्फर बन जाएगा। और इसको हीट करेंगे तो सल्फर वेपर्स बन जाएंगे। और जानते हो सल्फर के वेपर्स दिखाई देते हैं। आप कहोगे, आप तो कह रहे थे कि मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देते छोटे स्टीम के। सल्फर के जो वेपर्स होते हैं इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं, बल्क में होता है, एवोपरेट करते हैं बल्क में। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है ना, अबाउट 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर का मतलब तुम जानते हो 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 10 मिलीमीटर का भी अगर हम 10 भाग कर लें तो 1 मिलीमीटर हो गया, और 1 मिलीमीटर का भी 10 भाग कर लें तो 0.1 मिलीमीटर हो गया। 0.1 मिलीमीटर तो कम से कम होना चाहिए पार्टिकल, तब दिखाई देता है। तो सल्फर वेपर हमें कई बार दिखाई दे जाते हैं जब हम हीट करते हैं, तो वाटर वेपर तो नहीं दिखाई देते। तो ये इतना ये तो विजिबिलिटी की तो अलग बात हो गई, लेकिन ये बात आपने समझनी है कि किसी भी मटेरियल को जब हम हीट करते हैं और यदि वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसमें एक कंडीशन हम लगा लेते हैं, 3 स्टेट्स। कब? अगर केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहे, इफ केमिकल, ये मैं अलग से बोल रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, इसलिए लिख दिया मैंने, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। काट की एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना। काट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। जैसे ये सल्फर का एग्जांपल मैंने लिया है आपको, तीनों फॉर्म्स में, सिल्वर ही नहीं, इवन सॉलिड मेटल्स तक मेल्ट हो जाते हैं। मेटल्स वेपर में भी कन्वर्ट होते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। इवन गोल्ड, आयरन, नहीं आयरन को भी, आयरन सॉलिड जो है ना, आयरन ही लिखता हूँ, एफ ही लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आयरन को अगर हम हीट करेंगे तो
लगभग ये 1550 डिग्री पे, 1500 के ऊपर, करीब 1500 डिग्री के ऊपर, 1530 या 35 कुछ इस तरह का होता है डिग्री के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। और मोल्टन आयरन कहते हैं, लिक्विड आयरन को कहते हैं मोल्टन। मोल्टन माने पिघला हुआ। और इसी को और हीट करें तो लगभग 2800, 2850 यानी 2850 के अप्रॉक्सीमेटली ये वेपर्स में बदल जाता है। वेपर्स वेपर ऑफ आयरन बन जाते हैं, लोहे की। तो आपने सोचा भी नहीं होगा इस बात को। तो इवन गोल्ड भी इसी तरह से गोल्ड भी कन्वर्ट हो जाता है। गोल्ड को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पे ये मोल्टन गोल्ड बन जाएगा। और मेरे ख्याल है इसका करीब जो टेम्परेचर होता है, ये एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 1000 के ऊपर होता है। 1060 70 के करीब शायद होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट है, ये देखना पड़ेगा। और इसको और हीट करें तो लगभग 2700 डिग्री पे फर्दर हीट करें तो एबव 2700 डिग्री सेल्सियस गोल्ड वेपर्स भी बन जाते हैं। हाँ? ये इस बात की शायद कल्पना भी आपने नहीं की हो। तो कोई भी हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जैसे मैंने सल्फ़र का, ये सल्फ़र नॉन मेटल है, ये सब के सब बदल जाते हैं वेपर स्टेट में। वो उल्टा अगर चले, वेपर को कंडेंस करें, ठंडा करें, तो ये बन जाएगा। उल्टा करें उसको, है ना, वेपर्स को कंडेंस कहते हैं इसको, कंडेंस ठंडा, तो वाटर बन जाएगा। वाटर को कूल करें, फ्रिज में डाल दें तो आइस बन जाएगा। सेम चीज़ इसमें है, ये भी रिवर्सिबल। सारी प्रोसेस ये फिजिकल स्टेट रिवर्सिबल होती हैं। इसको अगर हम वेपर्स को कूल करेंगे तो मोल्टन गोल्ड बन जाएगा, है ना। और इसको कूल करेंगे तो गोल्ड बन जाएगा। तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इवन ऑर्गेनिक मैटर में भी जो डिकम्पोज नहीं होते। अब मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो डिकम्पोज हो जाती है ना। लेकिन इससे हट करके, जैसे आप अल्कोहल है ना, अल्कोहल को आप सोच रहे होगे ये तो लिक्विड ही होती है, शराब जिसको हम कहते हैं। नहीं, ये इसको हीट करेंगे तो वेपर में बदल जाती है, और बहुत जल्दी बदल जाती है 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसको कूल करें तो बहुत लो टेम्परेचर लाना पड़ता है हमें, माइनस में लाना पड़ता है, -200 डिग्री के करीब जा कर के ये सॉलिड बन जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपको नॉलेज में शायद नहीं है, लेकिन अब ये समझ लीजिए, हर स्टेट, हर फिजिकल कंपाउंड अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, अगर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रही है, तो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। फिजिकल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक मतलब जो दिखाई देती है। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था गैसियस स्टेट कई बार दिखाई दे जाती है अगर मॉलिक्यूल बड़े बड़े हों, जैसे मैंने सल्फर का एग्जांपल दिया था, उसमें मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ चलते हैं तो वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एसोसिएटेड माने एक साथ साथ चुपक के बहुत सारे चलने लगे। मान लो सपोज करो 8 मॉलिक्यूल एक साथ करें तो उनका साइज लगभग 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, तो वो दिखाई देने लगेंगे। और अगर उससे छोटा साइज है तो वो उड़ जाएंगे, आंखों के सामने दिखाई नहीं देंगे। इसलिए कुछ वेपर्स दिखाई देते हैं, कुछ वेपर्स दिखाई नहीं देते,
लेकिन तो ये तो तुम्हें क्लियर है कि 3 स्टेट होती है मैटर की, चाहे कोई भी चीज़ हो उसको हम तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 स्टेट का कारण क्या है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ मैटर टू एग्जिस्ट इन 3 स्टेट? व्हाट इज द कॉज कारण क्या है? किस कारण ऐसा होता है कि ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो इसके लिए आप खुद सोचिए कि कोई भी इस यूनिवर्स में जो फिनोमेनन है सारा इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। हर चीज़ इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम क्या मतलब? बैलेंसिंग। आप जानते हो जितने ग्रह हैं वो भी बैलेंस करते हैं ना। पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, और भी सारे जितने भी ग्रह हैं सारे घूम रहे हैं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। क्या उनका जो मोशन है इस तरह से बैलेंस्ड है कि काइनेटिक एनर्जी और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। जिस ताकत से ग्रह खींचते हैं, सूरज खींचता है जिस ताकत से, और जो एनर्जी उनकी मोशन की वजह से, क्योंकि घूम रहा है ना, ग्रह घूमते हैं, घूमने की जो एनर्जी होती है वो दोनों बैलेंस हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जब तक बैलेंस होगा तब तक एक स्टेट रहेगी, और बैलेंस खराब होगा तो दूसरी स्टेट आ जाएगी। कैसे? क्या स्टेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है कि दो मेन फैक्टर्स हैं। देयर आर 2 मेन फैक्टर्स। There are 2 main factors which govern का मतलब जो गाइड करते हैं, जिसके द्वारा ये प्रेरित होते हैं। which govern these states of matter। तो एक तो पहला वाला फैक्टर है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका दूसरा नाम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इसको, है ना। काइनेटिक एनर्जी, या इसी को एनर्जी ड्यू टू मोशन भी कह सकते हैं। एनर्जी कॉज्ड ड्यू टू मोशन। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? पढ़ा होगा ना आपने। काइनेटिक एनर्जी को हम होते हैं हाफ mv²। पढ़ा हुआ है ना। v क्या है? वेलोसिटी। अगर इसमें वेलोसिटी हो तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। तो मॉलिक्यूल्स में मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसको मोशन में रखेगा मॉलिक्यूल। तो सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते हैं? क्यों मूव करते हैं?
क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उनमें वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब मोशन। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी की क्वांटिटी हम नापते हैं। फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी की होती है हाफ mv²। ये एनर्जी है एक। तो दूसरा जो है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप कर चुके हो छोटी क्लासेस में, आपको समझाया भी होगा आपको। होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स तो मूव करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ है, तुम जानते हो, तुम्हें अगर एक क्लास में छोड़ दिया जाए ना तो भागने की कोशिश करते हो, उसमें निकल निकल के भागते हो हैं। और फोर्स ऑफ ज़बरदस्ती एक टीचर जब डंडा मारता है ना, फोर्स करता है, तो तुम बैठ जाते हो। वह भी तो इक्विलिब्रियम ही हो रहा है। एक फोर्स तो उसको तुम्हें बांधे हुए है, और तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है तुम भागना चाहते हो। सेम चीज़ सब जगह अप्लाई होती है बच्चों, कि किसी चीज़ को ऑर्डर में रखना हो तो उसके लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही नहीं होती। बहुत से टीचर्स को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो मंत्र मुग्ध हो जाते हो आप, वो वहीं बैठे रहते हो। वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो भी अट्रैक्शन है एक तरह का है। ये तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो अट्रैक्शन से आदमी बंधा रहेगा, मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। और अगर अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो मॉलिक्यूल भागने लगते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है। कोई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह जो बच्चा ज़्यादा चंचल होगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको बांधने के लिए डंडा चाहिए या अट्रैक्शन के लिए टीचर बढ़िया चाहिए। तो ये मैंने एग्जांपल बताया कि दो चीज़ें हमेशा इक्विलिब्रियम बनाती हैं। क्या क्या? एक तो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। तो और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या बीच का अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इनमें जो बैलेंस रहेगा या बैलेंस नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, वो गैस स्टेट आ जाएगी। अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताओ? मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इतने पास आ जाएंगे मूव भी नहीं कर पा सकते। बिल्कुल यही तीन स्टेट हैं। यही कॉज है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट बनती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में इक्विलिब्रियम अगर है तब तो जहाँ जैसा इक्विलिब्रियम होगा उस तरह से स्टेट बनेगी। अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पहली स्टेट लेते हैं सॉलिड स्टेट। कैसे बनता है देखो, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले नेग्लिजिबल लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे, बिटवीन molecules is negligible। negligible मतलब समझते हो? ना के बराबर। negligible का मतलब नेग्लेक्ट, ना के बराबर नहीं है। इसका नेग्लिजिबल का मतलब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर नेग्लिजिबल तुम्हें नो अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल का मतलब है बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स विल फ्लाई अपार्ट, फ्लाई भाग जाएंगे, इन ऑल द डायरेक्शंस।
चारों तरफ फ्री है भागने को वो, है ना। अगर भीड़ को एक कट्टा छोड़ दो तो ऐसे ही तो होगा, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, इन ऑल दी डायरेक्शंस। एंड गैस स्टेट इज फॉर्म्ड। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है, ना के बराबर है, ख़त्म हो गई है, तो वो गैस फॉर्म में रहेंगे। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ोगे तो उसमें पहला पोस्टुलेट यही है, मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं ऑल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ये थ्योरी में भी आएगा आगे। क्यों? जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो अपने मर्जी भागेंगे। इसी तरह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, तीसरा पॉइंट है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules becomes more। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए मॉलिक्यूल्स में, या और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, या एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी कम हो जाए क्या? या तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, या काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस। कैसे होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी कैसे कम हो सकती है? क्योंकि तुम्हें मालूम है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, एक ही बात है। अट्रैक्शन बढ़ जाए या काइनेटिक एनर्जी घट जाए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन अगर घट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनमें। दोनों में से कोई सा भी किस्सा हो, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज करोगे? लेस कैसे होगी? बाय डिक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी कैसे कम होगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करके, क्योंकि तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम कम कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपस में मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? जब अट्रैक्शन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। एंड देखा तो ठीक है, फिर से पढ़ लो एक बार ये से इफ से। तो मैं इसको फिर देख लो आप। यह लिखा है मैंने, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर और काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस। कैसे लेस होगी एनर्जी? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड दे शैल collectively मूव, साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि पास आ गए ना। अभी मोशन तो है, काइनेटिक एनर्जी तो है, इतनी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई है कि वो दूर जा सकें, लेकिन कम हो गई है तो मॉलिक्यूल पास आ गए, फिर सारे जने एक साथ चलेंगे। तो
ऐसी स्टेट को क्या कहेंगे जहाँ मॉलिक्यूल्स बल्क में चलने लगते हैं, जैसे कलेक्टिवली मूव, या इसको कहते हैं मूव इन बल्क। बल्क जानते हो बल्क क्या होता है? बल्क माने इकट्ठे हो करके, इकट्ठे मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पास पास रह करके एक साथ चलने लगे, तो ये इसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। एंड thus liquid state is obtained। समझ में आ गया आपके कि पहले ये तो क्लियर है कि तीनों का बैलेंस होता है। बैलेंस होने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बिल्कुल नहीं हो तो वो गैस स्टेट रहेगी, सब भागेंगे एक दूसरे से। हाँ, अगर हम अट्रैक्शन बढ़ा देते हैं या काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्शन बढ़ा दें या काइनेटिक एनर्जी कम कर दें, मोशन उसका कम कर दें, तो सब के सब स्लो हो जाएंगे, स्लो के साथ साथ चलने लगेंगे बिड़ बिड़ करके, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट आ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत इंक्रीज हो जाए, इफ attraction forces between molecules increase much higher, बहुत ज़्यादा हो, और the kinetic energy और थर्मल एनर्जी एक ही बात है, थर्मल एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, becomes very less, the molecules come close to each other and tightly fit